एक साफ और कड़क 5,000 रुपए के नोट को पकड़ो, सोचो ये तुम्हारे लिए क्या मानी रखता है। 5,000 रुपए में क्या क्या किया जा सकता है। अभी अभी 5,000 रुपए में आप तो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बेबी को डेट पे भी लेके जा सकते हैं, कोई सेक्सी से जूते भी खरीद सकते हैं, गाड़ी की टैंकी भी फुल कराई जा सकती है, सेक्सी से स्वेटर्स भी लिए जा सकते हैं, कपड़े भी लिए जा सकते हैं, और भी बड़ा कुछ किया जा सकता है इस स्टेट बैंक के छपे हुए कागज के एक टुकड़े से। पैसा, ऐसा क्या है इसमें कि दुनिया इस पे चलती है? कहाँ से आया ये? क्या मकसद है इस पैसे का? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के ख्यालात में। इंसान के दौर की शुरुआत से उसने सामान और खिदमत की अदला बदली की है। मैंने आपको कुछ दिया, आपने मुझसे कुछ लिया। That's what she said. गंदी सोच यार, गंदा दिमाग। ये हमारी मईशत की बुनियाद रही है, अदला बदली करना। जब शिकारी इंसान घरों में रहता था, छोटी बरादरियों में रहता था, कबीलों में रहता था, तब से इकट्ठे रहने का इंसान का एक सीन रहा है। इसीलिए साइंसदान तब के इंसान को एक समाजी जानवर करार देते हैं। खैर, आप इंसान के बच्चे को एक हाथी के बच्चे से जरा मुआवजा करें। हाथी का बच्चा पैदा होते साथ ही चलने लगता है और अपने बड़ों की खुराक हजम करने की भी सलाहियत रखता है। दूसरी तरफ इंसान का बच्चा होता है नातवां और कमजोर। तो इंसान को अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए, अपने इर्तिकाई मकसद को पूरा करने के लिए इस नातवां बच्चे को पैदा करना होता है और फिर इसकी परवरिश करनी पड़ती है। अब उन वक्तों में अपने बच्चे की बका के लिए इंसान को बरादरियों में रहना पड़ा और कबीले वजूद में आए, ताकि जब शिकारी शिकार पर हों तो कोई बरादरी बच्चों का ख्याल रख सके। ये बच्चों का ख्याल रखने की खिदमत अदला बदली की सबसे पहली खिदमत थी। ये सबसे पहला रूप था अदला बदली का। कुछ लोगों ने बच्चों को पालने की खिदमत के बदले खाने और पनाह का सौदा किया। चीज के बदले चीज, यानी कि बार्टर सिस्टम मईशत का सहारा बन गया। मगर इस सिस्टम में एक मसला था। मिसाल के तौर पे अगर आपने जूते बनाए और आपको दूध की जरूरत है, एक जूते के बदले कुछ दर्जन प्याले दूध तो बनता है भाई, मगर फिर उतना दूध आप एक वक्त में पी भी नहीं सकते और फ्रिज भी नहीं थे तब, तो पड़ा पड़ा दूध तो बुझ जाएगा ना। मसला है। एक और भी मसला है चीज के बदले चीज, मतलब के बार्टर सिस्टम में के डबल इत्तेफाक की इसमें जरूरत है कि दोधी को जूते की जरूरत होना और उसी वक्त मोची को दूध की भी जरूरत होना। डबल कोइंसिडेंस। और फिर इनको एक दूसरे की राह से गुजरना। मतलब इस इत्तेफाक का होना, इस पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। तारीख में मामला छोटे कबीलों में हल कर दिया गया उधार की इजाद से। डेट, कर्ज। मतलब कि एक दफा मोची ने दोधी को जूते दे दिए तो उन दोनों के दरमियान कर्जे का फैसला हुआ कि दोधी मोची को कुछ प्याले दूध ओ करता है और ये प्याले वक्फा दिए जाएंगे, जबकि जूते एक बारी में दिए गए थे। इन कर्जों का हिसाब रखना छोटे मुआशरों में तो आसान था, जहाँ सब एक दूसरे को जानते थे। कर्जे वक्त के हिसाब से चुकाए जाते थे और टैली अदला बदली करने वालों के दिमाग उनके याददाश्त में रखा जाता था। मगर बड़े मुआशरों में ये सिस्टम नहीं चलेगा। इट्स नॉट स्केलेबल। और साथ में इस सिस्टम के साथ सेविंग्स इकट्ठी करनी भी मुश्किल है और उनका हिसाब करना तो भाई बहुत ही मगजमारी है। उस जमाने में इंसान अपनी जान के लिए लड़ रहा था, तो हमारी इन मामलात पे इतनी तवज्जो नहीं थी। मगर जैसे हमने ज़राअत को समझा और बड़े पैमाने की बस्तियां बसाई, तो इन सिस्टम्स को भी अपग्रेड करना पड़ा। हमें एक नई इजाद की जरूरत पड़ी, एक ऐसे सिस्टम की जिसमें डेट और सेविंग्स को मुकर्रर करने की सलाहियत हो। एक ऐसा सिस्टम जो हिसाब रखने में भी इनफरादी रिश्तों से आज़ाद हो। फिर ही सिर्फ इस लेन देन के सिलसिले को हम एक बड़े पैमाने पर लेके जा सकते थे। हम तारीख में पहली दफा खाने की पैदावार ज़रूरत से ज़्यादा करने लगे थे और ये सरप्लसेस जो ग्रैनरीज में स्टोर थे, इनसे सेविंग का कॉन्सेप्ट और भी ज़रूरी साबित होने लगा। मतलब आप कैसे हिसाब रख सकते हैं कर्जों का जहां आप एक दूसरे को जानते ही ना हो। बार्टर सिस्टम में थॉमस वायरेक कहते हैं, और मैं तर्जुमा कर रहा हूं, कि अगर किसी गली में 1000 चीज़ों की अदला बदली हो रही हो तो लोग कीमत भी 1000 फर्क तरीकों से सेट कर सकते थे। बार्टर सिस्टम में चीज की कीमत किसी और चीज के बदले में ही रखी जाती है। तो एक सैंडल की कीमत 10 खजूर भी है, एक ज़रफ गंदम भी है, 2 बोरियां राल भी है, वगैरह वगैरह। और इनमें सही कीमत क्या है, ये इतना पेचीदा सवाल था कि लोगों की समझ में ही नहीं आता था कि वो अच्छा सौदा कर रहे हैं या नहीं। तो इस मगजमारी से बचने के लिए हमें एक नया तरीका चाहिए था।
एक यूनिट ऑफ अकाउंट चाहिए था हमें, एक दाना, एक अदद, एक पैसा, और इसको डिफाइन करने की भी हमें जरूरत थी। जरूरत इजाद की माँ है, और इस पैसे की डेफिनेशन से भी जाहिर हो रहा है कि ये हमारी ज़रूरत पे मुश्तमिल है। इब्तिदा में पैसे की सूरत यानी कि प्रोटो मनी मिट्टी की गोलियों में मलकियत को कलमबंद किया जाता था माल कि ये गंदम की बोरी फलाने के नाम है, और इससे भी पहले मिट्टी के टोकन इस्तेमाल किए जाते थे गिनती के लिए, एक वादे के तौर पर। लिखाई इजाद होने से पहले मेसोपोटामिया वो पहली जगह है जहाँ फसल का सरप्लस इस इंतहा का था कि मजदूर अपनी मजदूरी से आज़ाद होकर शहर बनाने लगे, इमारतें खड़ी की इनने, फ़नून लतीफ़ा को फ़रोग मिला और तिजारत में भी इजाफा हुआ। इधर 5 किस्म के टोकन इस्तेमाल होते थे भाई, जिनमें से 3 किस्म के माल की ये कीमत की अलामत थे। अनाज, इंसानी मशक्क़त, मवेशी जैसे कि बकरियां। 3300 BC यानी कि आज से 5300 साल पहले मिट्टी के टोकन मिले जिनमें बकरी की कोई कीमत थी, किसी में एक कोई शहद की प्याली थी, और वगैरह वगैरह। ये तस्वीर है सबसे पुरानी इंसानी मशक्क़त की पे स्लिप्स की, यानी कि तनख्वाह की पर्ची है किसी की, और दिखा रही है कि जिस मजदूर ने काम किया वो बेर के एक राशन का हकदार है। और समाजों में और किस्म का बुनियादी पैसा यानी कि प्रोटो मनी इजाद किया, वो भी खुद ही। मिसाल के तौर पे माइक्रोनेशियन आइलैंड याप में करेंसी के तौर पे बड़े बड़े पत्थर इस्तेमाल किए जाते थे जो कि हिलाए भी नहीं जा सकते थे, राय स्टोन्स कहलाते थे। अच्छा, वक्त के साथ साथ लोगों और मुआशरों में कीमती और अनमोल लोहों को करेंसी के तौर पे इस्तेमाल करने पे इत्तेहाद होने लगा। मेसोपोटामिया में चांदी कीमत का मेयार बन गया कहीं 3100 BC और 2500 BC के दरमियान। चांदी को इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि इसकी एक इनामी हैसियत थी समाज में, और सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। छोटा है, पोर्टेबल है, और सप्लाई भी इसकी मुस्तकिल थी, साल दर साल, प्रेडिक्टेबल। सोना भी मशहूर मेटल था करेंसी के लिए। तब समझा जाता था कि सोना जो है ना वो सूरज के आंसू से बना हुआ है। अब जिस रूप में टैक्स और लीगल टेंडर कबूल और वसूल किया जाता था वो सबसे माकूल करेंसी मानी जाती थी। इनफैक्ट दैट इज स्टिल द केस, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज को मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में दाखिल होने में, उसका लेजिटिमेट करेंसी के तौर पे कबूल होने में। अच्छा, मुआशी लेन देन में कीमती मेटल्स को करेंसी के तौर पे इस्तेमाल करने से एक इनकलाब सा आ गया, क्योंकि मेटल को मुख्तलिफ छोटी शक्लों और साइजेस में कास्ट किया जा सकता था और उनसे मुख्तलिफ रकम बनाई जा सकती थी। मसला सिर्फ डिबेसमेंट का था कि लोग सोना और चांदी की मिलावट दूसरे कम कीमती मेटल से कर सकते थे, यानी कि किसी को उसके हक के हिस्से से चीट किया जा सकता था। ये जाली पैसे के खिलाफ जंग तो अभी भी जारी है। अब जबकि स्पीशी करेंसी यानी कि मेटल करेंसी ज़्यादा पोर्टेबल तो थी मिट्टी के टैबलेट्स या राय स्टोन से, मगर फिर भी मुश्किल था इसको इधर से उधर लेकर जाना, स्पेशली ज़्यादा मिकदार में। इसकी ट्रांसपोर्टेशन करना था दुश्वार। नेपोलियन की जंगों के दरमियान बरतानिया की गवर्नमेंट ने रॉथस्चाइल्ड के खानदान को इस्तेमाल किया अपने सिपाहियों को फ्रांस के फ्रंट पे पैसे पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो सेफ नहीं समझते थे इतनी भारी मिकदार में सोने को ट्रांसपोर्ट करना। रॉथस्चाइल्ड के भाई मुख्तलिफ ममालिक में बैठे हुए थे, तो जब एक भाई को इंग्लैंड में पैसे मिलते थे बरतानिया की गवर्नमेंट से, तो वो फ्रांस में अपने दूसरे भाई को बता देता था और वो उधर उतनी ही कीमत अदा कर देते थे फौज को, बीच में से अपनी एक भारी सी फी निकाल कर। इस तरह फिजिकली गोल्ड ट्रांसपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं थी, और सिक्योर भी थी ट्रांजैक्शन कि पहले टांगे भर भर के गार्ड और सिक्योरिटी के साथ सोने को लेकर जाना पड़ता था। मुश्किल काम था। मतलब रोजमर्रा की खरीदो फरोख्त में आम आदमी को भी सोने चांदी के सिक्के से मुश्किलात तो पेश आती हैं कि उनका वजन चेक करते रहना पड़ता है कि उसमें मिलावट ना हो। इसी वजह से अभी तक सिक्के के गिर्द उभरी हुई रिजेस होती हैं कि उनको खुरचने से महफूज किया जाए, जो कि लोग करते थे पहले, और खुरचन से नए सिक्के बना लेते थे। कौन आर्टिस्ट मैन, वेयर देयर इज मैन देयर विल बी चोरी एंड देयर विल बी चीटिंग। आज के कॉइन्स में कोई प्रेशियस मेटल्स नहीं होते, मगर ये रिजेस उस जमाने की जो जरूरत थी, अब उस जमाने का एक बचा कुचा डिजाइन है बस। तो भाई कागज का नोट था अगला कदम पैसे की इर्तिका में। कागज के पैसे की अदला बदली है आसान, कन्वर्ट भी किया जा सकता है सोने या चांदी में। गारंटी है आपके पास वो काम की, रियासत की। आप इस कागज के नोट को रियासत की तरफ से एक वादे की पर्ची समझ सकते हैं, जो जब आप खजाने को या ट्रेजरी को पेश करेंगे तो उसी रकम का आपको सोना या चांदी दे दिया जाएगा। मतलब फिजिकल कॉइन्स उठा के फिरने की जगह लोग कागज की पर्चियां लेकर फिर सकते हैं, जो उनकी दौलत की इलामत है। मगर इससे भी एक चैलेंज पेश आता है इंटरनेशनल ट्रेड में, बैन अल-अक़वामी तिजारत में। मतलब कि सोना तो पूरी दुनिया में एक है, तो कहीं भी वजन करके इसका हिसाब कैलकुलेट किया जा सकता है और कबूल किया जा सकता है, मगर ये कागजी करेंसी, ये तो हर मुल्क की फ़र्क है, तो फिर इससे इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होगा? इसके लिए एक करेंसी एक्सचेंज के सिस्टम की ज़रूरत थी। जब कन्वर्जन का रेट हर करेंसी का सोने और चांदी के साथ फिक्स था, तो आसान था भाई एक करेंसी से दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना।
مطلب مثال کے طور پہ کسی ایکس کرنسی کے 10 یونٹس کو فکس کیا اگر 1 اونس سونے کے ساتھ اور دوسری وائی کرنسی کے 20 یونٹس کو 1 اونس سونے کے ساتھ سیٹ کیا تھا تو کنورژن کی ایکویشن سمپل ہے، x = 2y. اور اس سسٹم کے چلنے کے لیے دونوں کرنسیز کو گولڈ میں ایک فکس پرائس پہ کنورٹیبل ہونا ضروری ہے. 18ویں سے 20ویں صدی کے شروع تک یہی آفیشیل سسٹم تھا ایکسچینج کا، اور یہ گولڈ سٹینڈرڈ کہلاتا تھا، اور ٹو بی مور اسپیسیفک کلاسیکل گولڈ سٹینڈرڈ کہلاتا تھا. گولڈ سٹینڈرڈ کے دور میں ممالک کے لیے ایک دوسرے سے تجارت کرنا اور آسان اور لہٰذا ٹریڈ کے ٹوٹل والیوم میں کئی گنا اضافہ ہوا. اور جب یہ سٹینڈرڈ ٹوٹا پہلی جنگ عظیم کے وقت تو اس کے نقصان پہ کافی غم تھا اور کافی شور کیا لوگوں نے کہ اس کو ریسٹور کیا جائے، کہ بحال کرو گولڈ سٹینڈرڈ کو. بدقسمتی سے یہ کہنا آسان ہے اور کرنا مشکل تھا، کیونکہ پہلی جنگ عظیم کے غیر وصول شدہ خرچے قرضے چکانے کے لیے سونا اور چاندی کم تھا، لیٹ الون the currency that was already in circulation. زیادہ کرنسی پرنٹ کر دی تو مثال آئی آپ کے پاس انفلیشن کی، جس سے پیسے کی ویلیو کم ہوتی ہے کیونکہ سپلائی پیسے کی ہے زیادہ اور ٹوٹل آؤٹ پٹ معیشت کی یعنی کہ GDP اس کا ہے کم. برطانیہ نے اتنے زیادہ پیسے پرنٹ کر دیے تھے وار کو فائنانس کرنے کے لیے کہ اگر ساری سپلائی واپس کنورٹ کی جائے گولڈ میں جنگ سے پہلے والے ریٹ پر تو مقدار UK کے گولڈ ریزرو سے کئی زیادہ اماؤنٹ کی تھی. یہ سچویشن اور بھی بہت سے ممالک کی تھی جو کہ پہلے گولڈ سٹینڈرڈ پہ تھے. اسی لیے پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے درمیان نون ایز دا انٹر وار ایرا ایک ایبسنس تھی کسی بھی گلوبل سسٹم آف ایکسچینج کی. پھر 1945 میں بریٹن ووڈز کانفرنس کے بعد ایک نئے سسٹم پہ جنگ جیتنے والوں نے فیصلہ کیا called the qualified gold standard or the Bretton Woods gold standard, جس میں صرف امریکہ کا ڈالر سونے میں کنورٹ کیا جا سکے گا اور باقی ساری کرنسیز ڈالر کے ساتھ فلوٹ کرے گی اس کھلے ایکسچینج کی منڈیوں میں، جس سے US ڈالر کے علاوہ زیادہ فلیکسیبلٹی ملی کرنسیز کو پیسے کی سپلائی میں چینجز کرنے کے لیے. اس سسٹم نے اچھا کام کیا دوسری جنگ عظیم کے بربادی سے ویسٹرن یورپ کو پھر سے تعمیر کرنے میں، مگر پھر 1971 میں رچرڈ نکسن نے یک طرفہ طور پہ US ڈالر کا سونے سے بھی ناتا توڑ دیا اور تاریخ میں پہلی دفعہ ہم ایک فیاٹ کرنسی کے رجیم کی طرف بڑھے. I am determined that the American dollar must never again be a hostage in the hands of international speculators. اچھا، فیاٹ کرنسی دوسری پرانی مال سے جڑی کاغذی کرنسی سے مختلف ہے کیونکہ اس کا سونا یا چاندی یا کسی اور قیمتی مال سے کوئی لنک نہیں ہے، البتہ اس کا تعلق لوگوں کے اعتماد سے ہے، ایشو کرنے والے ادارے پر اعتماد سے ہے. تو US ڈالر کی مثال میں لوگوں کا اعتماد ہے US فیڈرل ریزرو بینک میں جو کہ ڈالر ایشو کرتا ہے. آج بھی فیاٹ کرنسی استعمال کی جاتی ہے مگر یہ کرنسی ایک چھوٹی پرسنٹیج ہے دنیا کی ٹوٹل کرنسی کی. اگر آپ یہ دنیا کی بیلنس شیٹس کو مد نظر رکھیں تو پھر سارا پیسہ کہاں سے آتا ہے باقی ہیں؟ پیسے کے مختلف ذریعے سمجھنے کے لیے ہمیں آج کل کی وسیع معیشت میں بینکنگ کے اداروں کا کردار سمجھنا ہوگا کہ یہ کیا کرتے ہیں یہ بینک. اور جبکہ پہلے تو دماغ میں یہی خیال آتا ہے کہ ہماری سیونگز کو لے کر یہ قرضے پہ دیتے ہیں دوسرے کاروباری لوگوں کو جو کہ اپنے کارخانے سیٹ اپ کرتے ہیں، اور یہ ایک ضروری کردار ہے جو بڑے عرصے سے بینک کرتے آ رہے ہیں. مگر آپ کو تعجب ہوگا یہ جان کے کہ بینکس کیسے ایک کریڈٹ سسٹم بناتے ہیں ایک سسٹم کے ذریعے کالڈ the fractional reserve banking system. بھائی سمپل سا آئیڈیا ہے، جب ایک ڈپازٹر بینک میں 1000 روپیہ ڈالتا ہے تو اس کے اکاؤنٹ میں ایک فریکشن مثال کے طور پہ 10% رکھ لیتے ہیں ہی اکاؤنٹ میں وہ رکھتے ہیں، یعنی کہ آپ کو دکھ رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس 1000 روپے مگر بینک میں صرف آن ہینڈ 100 روپے اویلیبل رکھے ہوتے ہیں. باقی پیسہ کہاں جاتا ہے؟ دوسروں کو لونز دیے جاتے ہیں. مگر ایک سیکنڈ، بات یہاں ختم نہیں ہوتی. آپ کے باقی 900 روپے کسی اور کو لون پہ کروائے جاتے ہیں مگر ان کے بھی خالی ایک فریکشن اویلیبل ہوتے ہیں یعنی کہ 90 روپے 10%، اور باقی 810 روپے کسی اور کو قرضے میں دیے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ اسی طرح آگے چلتا رہتا ہے. تو اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ اکاؤنٹ میں بیلنس تو بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے مگر فیاٹ کرنسی اس کی اتنی نہیں ہوتی. آپ میں سے زیادہ ہوشیار لوگ یہ پوچھیں گے کہ کیا ہوگا اگر ہم سب مل کے ایک وقت پہ بینک سے سارے پیسے نکلوانے پہنچ جائیں، اور کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے اور اس صورتحال میں بینک کو دوسرے بینک سے ادھار لینا پڑ جاتا ہے اپنے گاہک کے ساتھ وعدے پورے کرنے کے لیے. مگر اگر خاصا آدمی بینک سے اپنے پیسے نکلوانے پہنچ جائے، جس کو انگریزی میں ہم رن آن دا بینک کہتے ہیں، تو بینک کی پھٹ سکتی ہے. تو لو جی، پہنچ گئے ہم دور حاضر میں. آج ہم کاغذی پیسے کی دنیا میں رہتے ہیں. الیکٹرانک بینک شیٹس میں مصنوعی پیسے جو کہ فریکشنل ریزرو بینکنگ سے بنائے گئے ہیں. آپ حد سے باہر نہ ہوں گے یہ سوچتے ہوئے کہ پیسہ بس زیروز اور ونز ہیں اور اس سے کچھ زیادہ نہیں، ڈیجیٹل ڈیجٹس ہیں بس.
यानी कि डिजिटल करेंसी है, मैं इधर से उधर आपको पैसे भेजता हूँ और बैंक में सिर्फ नंबर्स जमा होते या घटते हैं। दर हकीकत डिजिटल करेंसी है जिसकी वजह से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, डेबिट या क्रेडिट कार्ड की पेमेंट एक सेकंड में क्लियर हो जाती है, और बहुत सी सिचुएशंस में ये बस कोई नंबर होता है जो बैंक किसी स्प्रेडशीट में डाल रहा होता है। लो जी, एंट्री मारता है क्रिप्टो करेंसी, एक डिजिटल करेंसी की नई किस्म, जिसमें कुछ बुनियादी फ़र्क है। पहला फ़र्क ये है कि क्रिप्टो की सप्लाई पाबंद है, महदूद रखी गई है ब्लॉकचेन के जरिए। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड दस्तावेज रखती है सॉरी ट्रांजैक्शंस की, एक एल्गोरिदम है जो ट्रैक करता है हर ट्रांजैक्शन को। सारे नोड्स इस ट्रैकिंग में शामिल होते हैं, इस कॉम्प्यूटेशनल काम करने में शामिल होते हैं, और आप अपना नोड भी इसमें डाल के करेंसी में एक स्टेक हासिल कर सकते हैं। क्रिप्टो ज़्यादा महफूज है रिवायती पैसे से, मतलब कि ब्लॉकचेन के लेजर में छेड़खानी करने के लिए 50% एक्टिव नोड्स में आपको घुसना होगा, जो एक बड़े डिसेंट्रलाइज्ड बेमरकज ब्लॉकचेन के लिए सैकड़ों नहीं तो हज़ारों नहीं तो लाखों करोड़ों नोड्स हो सकते हैं। भाई मुतबादिल किस्म का पैसा है जो कि किसी सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट से रेगुलेटेड नहीं, एक आज़ादी है इसमें इस्तेमाल करने वालों को सेंट्रल बैंक के जुल्म से। क्रिप्टो करेंसी से गुमनाम ट्रांजैक्शन ज़्यादा सिक्योर है, एनोनिमिटी मिलती है आपको, चुपके चुपके ड्रग डीलिंग भी करी जा रही है यहाँ पे, लीगल सामान भी एक्सचेंज हो रहा है, कबूलियत क्रिप्टो की आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। मगर ये मेन स्ट्रीम तब भी होगी जब गवर्नमेंट इसको कबूल करने लगेगी टैक्सेस के लिए। मुस्तकबिल से हम ये तवक्को रख सकते हैं कि सेंट्रल बैंक भी ब्लॉकचेन को अडॉप्ट कर लेंगे पैसे को इशू करने के लिए। मनफी पहलू इसका ये है कि हुकूमत, गवर्नमेंट के पास मार्केट में लिक्विड पंप करने की सलाहियत नहीं रहेगी, पैसा प्रिंट करने की सलाहियत, मिंट करने की सलाहियत, या बैलेंस शीट में सिर्फ एक जीरो ऐड करने की एबिलिटी, नो डाइस हो जाएगा ब्रो। पैसे की सप्लाई कंट्रोल करने की सलाहियत मईशत को मजबूत रखने में और एक्सचेंज रेट के उतार चढ़ाव को कंट्रोल करने में एक अहम टूल है। तो फिर आगे क्रिप्टो सिस्टम को कैसे पलटेगा ये तो वक्त ही बताएगा, नतीजा जब आएगा। तो फिर एक दफा और 5,000 रुपए के इस नोट को देखो और सोचो इससे क्या कुछ किया जा सकता है अभी अभी। पैसा एक मुफीद इंसानी इजाद है जिसने हमें काबिल बनाया इतनी वसी मुआशी सरगर्मियों का हिस्सा बनने में, अदला बदली करने में, जो कि इंसान की सबसे बुनियादी इंटरेक्शन है। ये 5,000 रुपए का नोट है तो एक किस्म का ख्याली पुलाव, मगर इसका सबको भारी लगता है भाव। तो मैं तो चल रहा हूँ बेबी को डेट पे ले जाने, निकलता हूँ मुरुआ।